नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष इनसाइट्स चैनल में। और जहां पर पे हम सीख रहे थे ज्योतिष का बिगनर्स कोर्स। तो उसी कड़ी में आज हम थोड़ा बहुत आप ब्रीफ डिस्कशन जो है पंचांग के ऊपर पे करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा पंचांग परिचय। दैट इज की अंडरस्टैंडिंग द 5 लिम्स, यानी कि 5 जो अंग हैं इसके, और उनका क्या एस्ट्रोलॉजी में रोल है उसके बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पंचांग की, आखिर ये पंचांग है क्या। तो जैसा कि आपको विदित है कि पंचांग का मतलब है यह एक संस्कृत के शब्द पंच से मिलकर के बना है, और जिसका मतलब होता है 5 अंग। अंग मतलब इसके 5 अंग हैं। तो ये जो 5 अंग है ये हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। पहला आता है तिथि, दूसरा आता है वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और पांचवा करण। इसको कि कलेक्टिवली अगर आपको ज्ञान है तो ये पूरा पांचों अंगों को पंचांग कहा जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे वैदिक ज्योतिष में। तो हमारा पूरा का पूरा जो वैदिक ज्योतिष है इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगेगा, क्योंकि बिना अगर किसी व्यक्ति को अगर पंचांग की नॉलेज नहीं है तो वो ज्योतिष कर ही नहीं सकता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है पंचांग। अब इसमें क्या है, पंचांग और मुहूर्त, जैसे क्या है कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, आपने सुना होगा। तो पंचांग के द्वारा ही आपका मुहूर्त आता है। अभी हम आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से पंचांग के द्वारा मुहूर्त वगैरह भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में भी हम पंचांग का यूज कर सकते हैं, जैसे तिथि वगैरह की, आज कौन सी तिथि है, जिसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि आज कौन सा व्रत है, कौन सा त्योहार है। और जो डे टू डे लाइफ में हमारे त्योहार वगैरह आते हैं उसके बारे में हम इसके द्वारा पता करा जा सकता है। अब इसी में अगली चीज आ जाती है तिथि। तो तिथि के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि तिथियां जो हैं ये डिपेंड करती हैं रिलेटिव मोशन सूर्य और चंद्रमा की। अगर इन दोनों के बीच में सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री का जब रिलेटिव मोशन में फर्क आएगा तो एक तिथि घटित हो जाएगी। यानी कि सूर्य माना एक दिन में 1 डिग्री चला और मून जब 13 डिग्री चल जाएगा तो हम कह देंगे कि एक तिथि हो गई है। तो इस तरह से आपकी कुल मिलाकर के 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती है। तो कुल मिला के 30 तिथियां हमारे पंचांग में होती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो तिथियां हैं मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो पहली तरह की तिथि है नंदा तिथि। तो नंदा तिथि जो होती है वो होती है प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। इसको नंदा तिथि भी कहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हैप्पीनेस और लग्जरी वगैरह के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, यानी कि 2, 7 और 12, ये क्या है, इन्हें भद्रा तिथि कहते हैं। और ये कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए ये सही है। उसके बाद अगली आती है आपकी जया तिथि। जया तिथि जो होती है वो होती है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, यानी कि 3, 8 और 13। ये अगर कोई आप मतलब आगे के कामों में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं या कि कहीं पे विघ्न बाधा ना आए तो हम कोई भी काम को जया तिथि में शुरू कर सकते हैं, जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है। जया मतलब जय जय तिथि है। इसके अलावा एक और तिथि है, उसे कहता है रिक्त तिथि या रिक्ता। तो ये होती है चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी। ये कोई भी मेजर टास्क करने के लिए उतनी शुभ नहीं मानी जाती, तो अतः इन दिनों को हमें छोड़ देना चाहिए, इसलिए इसका नाम रिक्त है, रिक्त तिथि। फिर उसके बाद आती है पूर्ण तिथियां। तो पूर्ण तिथियां आपकी होती है पंचमी, 10वीं और 15वीं। वो या तो आपकी पूर्णमासी होगी या फिर अमावस होगी। तो ये भी कोई अगर आपको कोई वर्क करना है, कोई स्पिरिचुअल वर्क करना है, तो आप इस दिन से ये तिथि, इस तिथि को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है वार। मैंने पिछले लेक्चर में आपको वार कैसे निकाले गए कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया, और किस तरह से होरा के द्वारा निकाला जाता है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इससे पिछला जो लेक्चर काल परिचय का जो लेक्चर था उसमें इसके बारे में जान सकते हैं। उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से वैज्ञानिक विधि से, मतलब क्या उसके पीछे के लॉजिक है, वो मैंने अच्छे से समझाया था कि वार है क्या।
इसके बाद अगली चीज आती है, इसको कहते हैं हम नक्षत्र, द लूनर कॉन्स्टेलेशन। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे जो है 27 नक्षत्र होते हैं, 27 कॉन्स्टेलेशंस होती हैं, और इनको हम 3 गणों में डिवाइड करते हैं। एक होता है देवगण, दूसरा है मनुष्यगण और तीसरा है राक्षस गण। और इसी के आधार पर पे हम नक्षत्र निकालते हैं। तो एक लगभग 2.25 तिथियों में एक नक्षत्र आपका गुजरता है। अब नक्षत्रों की क्लासिफिकेशन इस प्रकार है कि पहली आ गई देव। तो अगर अश्विनी नक्षत्र है, ये चंद्रमा की राशि के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा अगर अश्विनी में है, मृगशिरा में है, पुनर्वसु में है, पूष में है, हस्ता में है, स्वाति में है, अनुराधा में है, श्रवण में है या रेवती में है, तो इसको हम कहते हैं कि ये देव नक्षत्र है। तो ये इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि ये कोई भी स्पिरिचुअल या अच्छे जो आपने काम करने हैं, तो उसमें आप देव नक्षत्रों को यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका तिथि चाहे कोई हो, अगर ये नक्षत्र पड़ रहे हैं, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पूषा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये 9 नक्षत्र हैं, तो इनको देव नक्षत्रों के रूप में मतलब माना जाता है। तो इनमें अगर चंद्रमा है तो आप कोई भी अच्छा स्पिरिचुअल वर्क आप कर सकते हैं, और भी कोई अच्छे आपने कार्य करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी आती है वो होता है आपका मनुष्य मनुष्य नक्षत्र। तो इसमें आता है आपका भरणी आता है, रोहिणी आता है, आद्रा आता है, पुनर्वसु, फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। ये अगर आपको कोई भी मटेरियल चीज करनी है, लेट्स से कि आपको कोई नौकरी वगैरह की नई शुरुआत करनी है, कोई नई दुकान लगानी है, या और कोई इस तरह का जो कि मटेरियल चीजों से रिलेटेड है, तो आप इन नक्षत्रों में ले सकते हैं। तीसरा आता है राक्षस नक्षत्र। तो इसमें आते हैं कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूला, धनिष्ठा और संकृषा। ये अगर आपको कोई पावर का काम करना है, या जिन भी कामों में काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत ज्यादा पावर की जरूरत हो, तो उन कार्यों को आप इस राक्षस वाली जो नक्षत्र हैं इनमें कर सकते हैं। जैसे कि आपको माना कि किसी देश पे से युद्ध करना है, या कोई और इस तरह के पावर से रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो आप राक्षस वाला, जब चंद्रमा राक्षस वाले नक्षत्रों में हो, कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा में, तो आप उसमें ये चीज कर सकते हैं। तो ये हो गया नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगली चीज आती है, वो होती है योग। तो योग जो है, ये यूं तो बहुत तरह के योग हैं, पर मुख्यतः जो योग हमारे पंचांग में आते हैं वो 27 तरह के योग हैं। उनमें से कुछ शुभ योग हैं, कुछ अशुभ योग हैं, येट और भी काफी तरह के योग हैं। मैं उनके बारे में आपको एक हल्का सा ब्रीफ बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आएगा। इसके बाद आपका आता है करण। करण जो है वो तिथि का आधा होता है, यानी कि एक तिथि में आपके 2 करण आते हैं। ठीक है, तो एक तिथि को अगर हम दो बार डिवाइड करते हैं तो वो करण आता है। करण टोटल जो है वो होते हैं 11, जिनमें से कि 7 जो है वो चर होता है। चर मतलब कि जो कि मूवेबल है, यानी कि जो एक के बाद एक आते जाएंगे, और 7 करण मूवेबल होते हैं और 4 फिक्स होते हैं, यानी कि ये स्थिर है। तो ईच करण का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो आपका जो फिक्स करण है वो 4 हैं। इनमें पहला करण आता है शकुनी। ये हमेशा 29वीं तिथि के सेकंड हाफ जो होगा, मतलब जो 29वीं तिथि है, यानी कि अमावस से एक दिन पहले, और उसका जो सेकंड हाफ है, मतलब तिथि का आधा, तो वो उसको हम कहते हैं शकुनी। ये आपका अगर ये वाली तिथि, मतलब ये वाला करण चल रहा है, तो आप प्लानिंग टाइप की चीज या डिप्लोमेसी वाले अगर कार्य करना चाहते हैं, तो वो ये करण उस काम के लिए, यानी उस मुहूर्त, ये मुहूर्त उस काम के लिए बहुत अत्यंत शुभ है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है चतुष्पद। चतुष्पद जो है ये अमावस्या का पहला हाफ है, यानी कि 30 तारीख, मतलब 30वीं तिथि। तो 30वीं तिथि का जो पहला हाफ है वो आपका जो है उसे चतुष्पद कहते हैं। ये कोई भी स्पिरिचुअल वर्क आप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई रिलीजियस कोई एक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अमावस का जब सेकंड हाफ आ गया, तो जो करण आएगा उस करण को हम कहते हैं नाग करण। ये थोड़ा इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर लाता है, कंफ्यूजन लाता है और थोड़े ऑब्स्टेकल्स देता है।
और इसके बाद जैसे ही आपका अमावस का पूरी हो गई तो अगला दिन आ गया आपका, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगती है और उसको हम कहते हैं किस्तुग्न। ये कोई भी नया अगर आप काम करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पहले करण में आप अगर करेंगे तो वो अत्यंत शुभदायक है। तो ये तो हो गए आपके फिक्स करण। इसके अलावा आपके मूवेबल करण होते हैं, वो होते हैं 7। इनमें पहला आता है बौ, दूसरा है बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज और व्यष्टि। इसी को भद्रा भी कहते हैं। तो जैसे बौ जो आपका करण है, तो ये ऐसा मतलब ये जो है आपका प्रथमा जो आती है, जैसे मतलब अगर आपके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो पहला हाफ जो होगा वो तो किस्तुग्न है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाफ होगा वो आपका बौ आएगा। उसके बाद द्वितीय तृतीय का फर्स्ट हाफ आता है तो वो बालव होगा, उसके बाद कौलव आएगा, फिर तैतिल, फिर गर, फिर वनिज, फिर व्यष्टि। इस तरह से चलता है। अब ये किस तरह से है, तो जैसे अगर आपका बौ आ रहा है तो ये ऑस्पिशियस कोई भी नया काम करना है या यात्रा में जाना है तो आप बौ करण में आप यात्रा करें तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। बालव में अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी नई चीज आप लर्न करना चाहते हैं, जैसे कि आपने ज्योतिष वगैरह सीखना चाहें या कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड, वैसे ज्योतिष भी आपका क्रिएटिविटी में ही आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बालव करण हुआ। तीसरा होता है कौलव। तो कोई सोशल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कोई फेसबुक में अकाउंट खोलें या कोई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो वो कौलव वाले करण में आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है तैतिल। तैतिल जो है ये आपका कोई नया बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो आप तैतिल में कर सकते हैं। फिर आता है गर। तो गर जो है ये कंस्ट्रक्शन या कोई नया काम आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई कुआं खोद रहे हैं या फिर आप अपने घर का कोई नया मकान बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत में जब वो फाउंडेशन खोदी जाती है तो वहां पर भी आप गर करण लेते हैं। उसके बाद अगला आता है वणिज। वनिज, तो वनिज जो है ये कोई भी सेल्स से रिलेटेड कोई काम है, कोई निगोशिएशन आपको करनी है तो उसमें आप वणिज को ले सकते हैं। और आखिरला आता है व्यष्टि। इसको भद्रा कहते हैं। ये थोड़ा सा अवॉइड की जाती है। यू तो वैसे सारी भद्राएं खराब नहीं होती है। कभी अभी मैंने वो चीज यहाँ डाली नहीं है क्योंकि ये पंचांग का एक स्पेशल टॉपिक्स में आता है। फिर कभी टाइम लगेगा तो मैं आपको भद्रा के बारे में भी काफी कुछ बताऊंगा। तो भद्रा इन जनरल आप उसको अवॉइड ही करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये आपका होली के आसपास या रक्षाबंधन में भद्रा पड़ती पड़ती, तो उस समय जनरली हम क्या है उसको अवॉइड करते हैं कि उस समय पे हम राखी वगैरह नहीं बांध रहे हैं, तो वो भद्रा या उसी को व्यष्टिकरण भी कहते हैं। अब इनमें बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और किस्तुग्न, ये जो है कोई भी अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा स्पिरिचुअल काम करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कोई ध्यान वगैरह की कोई नई मेडिटेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं या कोई गुरु वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए चतुष्पद जो है वो काफी अच्छा रहता है कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए। भद्रा कोई भी नया कार्य करने के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। यूँ तो वैसे भद्रा भी 3 तरह की है, पाताल की भद्रा, पृथ्वी की भद्रा और आसमान की भद्रा। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। वो कभी आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से आपके ये करण होते हैं। इसको मैं अब यहाँ पे भी समझाता हूँ। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे पहली आपकी आई तो वो आई प्रतिपदा। तो प्रतिपदा जो है उसका पहला जो करण होगा वो होगा किस्तुग्न, उसके बाद होगा बौ, फिर बालव, द्वितीय में का पहला करण बालव, फिर कौलव, फिर तैतिल, फिर गर, फिर वनिज, फिर विष्टि, फिर बौ। तो इस तरह से ये 7 करण हुए। फिर दोबारा रिपीट हो जाएंगे। बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि। फिर उसी तरह से चला और ये आप अक्तिल यहाँ तक रहेगा, यानी कि 29वीं तिथि तक। 29वीं तिथि हो गई आपकी कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो पहला जो करण है वो व्यष्टि होता है। उसका अगला जो आता है उसे शकुनी कहते हैं। शकुनी जैसे कि आपने महाभारत में भी सुना होगा, तो जिस तरह के कुटिलता का कार्य है तो वो शकुनी में किया जाता है। फिर उसके बाद 30वीं तिथि यानी कि 15वीं तिथि अमावस की, तो उसका पहला जो करण है वो चतुष्पद है, फिर नाग। और फिर अगेन रिपीट होगा। फिर किस्तुग्न आएगा, फिर बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि। तो अगर आप इसको यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे एक मित्र हैं जोशी जी, तो वो इसका यूज करके काफी ज्यादा शेयर मार्केट से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से वो इस चीज को लगाते हैं और वास्तव में काफी ज्यादा इसका फर्क पड़ता है करण में।
तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह के हिसाब से आप भी कोई कार्य को अगर करते हैं तो ये मुहूर्त के लिए बड़ा परफेक्ट चीज है। आप कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं पंचांग की आप कैसे उसे रीड करें। तो कोई भी आप पंचांग ले लें, यूं तो बनारस का हिंदू यूनिवर्सिटी का आपका पंचांग आता है, वो काफी ज्यादा फेमस है। तो उसमें ये 5 चीजें क्लियरली मेंशन रहती हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक ये तिथि रहेगी, ये वार कौन सा है, वार तो खैर आपको पता ही रहता है, नक्षत्र क्या रहेगा समय के हिसाब से, उसमें घंटा और मिनट के हिसाब से बताता है, योग के बारे में भी बताता है और करण के बारे में भी बताता है। और ये बड़ा क्रिटिकल चीजें हैं जिनको लेकर के कि अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो ये काफी ज्यादा आपके दिन को शुभता प्रदान कर सकते हैं। अब इसमें ही एक जो योगा वाला रह गया था, तो योग आपके काफी तरीके के होते हैं, उनमें से कुछ योग मैं यहाँ पर पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि आपका वार पड़ा संडे, संडे को अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है, या एक चीज याद रखिएगा कि जब भी नक्षत्र की बारे में बात होगी तो वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुआ उसको लेंगे। तो चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो वो सिद्धा है। अब ये मैंने थोड़ा कलर कोडिंग भी की है, कलर कोडिंग मैंने इसलिए की है कि पीले का मतलब कि ये सो है कि ये सिद्धि वगैरह के लिए है। सिमिलरली अगर अश्विनी आपका मंडे को पड़ेगा तो भी सिद्धा है, ट्यूसडे को पड़ेगा तो सिद्धा है, वेडनेसडे को अगर पड़ेगा तो ये मारण है। तो इसको अवॉइड करना है। देखिए ये ऑरेंज में लिया है मैंने, तो ऑरेंज का मतलब थोड़ा सावधान रहें। और अगर यही चीज थर्सडे को पड़ती है और अश्विनी नक्षत्र आता है तो आपका वो अमृता है। अमृता में मैंने ग्रीन कहा है, यानी कि इसमें अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो काफी ज्यादा सिद्ध होगा। सिमिलरली अगर फ्राइडे को अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है तो वो दिन भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा। लेकिन वहीं सैटरडे को पड़ता है तो वो अगेन सिद्धा हो गया। इसके बाद भरणी है, भरणी अगर आपकी संडे को पड़ती है तो ये प्रबल अरिष्ट है, तो ये रेड में आया है। तो इस दिन पे आप कोई भी नया काम बिल्कुल ना करें। अगर संडे के दिन भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है तो आप कोई भी नया काम ना करें क्योंकि वो बड़ा खराब कर देगा। फिर बाकी तो सारे सिद्ध हैं। उसके बाद अगला आता है कृत्तिका। तो कृत्तिका अगर आपका पहले संडे को पड़ता है तो सिद्धा रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर वो मंडे को पड़ गया तो मारण होगा। तो आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें कुछ नक्षत्रों में थोड़ा सा दिक्कत करता है, और अगर आप गौर करें तो ये आपका भरणी में मंडे संडे के दिन भरणी पड़ता है, या फिर चित्रा पड़ता है आपका मंडे के दिन, और आपका उत्तराषाढ़ा पड़ता है आपका ट्यूसडे के दिन, या धनिष्ठा पड़ता है आपका वेडनेसडे के दिन, या फिर आपका थर्सडे के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है, या फिर पूर्वाषाढ़ा पड़ता है आपका फ्राइडे के दिन, या रेवती पड़ता है आपका सैटरडे के दिन। तो ये इस दिन कोई भी नया काम करने से बचे। मतलब कोई भी नया काम अगर आप करेंगे तो प्रबल अरिष्ट होने की संभावना रहेगी, यानी कि वो काम उतना अच्छे से चलेगा नहीं। इसके अलावा फिर आपका मुहूर्त आता है कि कौन सी चीज कब क्या करें, तो उसके बारे में कि शादी किस दिन करनी चाहिए, किस दिन आपके कोई भी नया काम आप कर रहे हैं, कौन सा संस्कार वगैरह कर रहे हैं, वो सबका जो ज्ञान है वो आपको पंचांग और मुहूर्त के द्वारा पता लगता है। तो यूं तो मुहूर्त बहुत तरह के हैं, और चूंकि मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं बृहद इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक अलग ही पार्ट है। इसमें कम से कम नहीं भी तो 20 या 25 लेक्चर बन सकते हैं, तो उतना बता पाना अभी हमारे लिए बिगनर्स कोर्स में संभव नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे जैसे कोई बात आएगी तो मैं उसको आपको समझाता रहूं, तो वहां पर पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मुहूर्त है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट योग होता है, तो जैसे एक बड़े अच्छे योग माने जाते हैं अमृत सिद्ध योग। तो अमृत सिद्ध योग कब होता है, जबकि संडे का दिन हो और अगर चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो, हस्ता नक्षत्र में, तो अमृत सिद्धि योग होगा। अगर मंडे का दिन हो, ये मून लिखा है माफ कीजिएगा, ये मंडे है, और मृगशिरा में मून हो तो आपका अमृत सिद्धि योग होगा। ट्यूसडे का दिन है और अश्विनी नक्षत्र में आपका चंद्रमा है तो आपका अमृत सिद्धि योग होगा। सिमिलरली अगर वेडनेसडे है तो अनुराधा नक्षत्र में, थर्सडे है तो पुष्य नक्षत्र में, फ्राइडे है तो रेवती में, और सैटरडे है तो रोहिणी में। तो ये काफी, कोई भी आप अगर आपको जैसा इसका नाम बता रहा है कि अमृत सिद्धि योग, यानी कि कोई भी अगर आप चीज करेंगे तो उस दिन निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। इसी तरह कुछ खराब योग भी होते हैं जिनमें कि आपका यमगंटक योग आता है।
तो अगर संडे का दिन है और चंद्रमा मघा नक्षत्र में है तो वो यमगंटक योग, यानी बड़ा खतरनाक, मतलब बहुत खराब योग होता है। तो इस दिन बिल्कुल भी कोई नए काम की शुरुआत ना करें। मून अगर है, मंडे का दिन है और विशाखा नक्षत्र में मून है तो वो बड़ा खराब करेगा। ट्यूसडे का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र है तो यमगंटक योग होगा। सिमिलरली वेडनेसडे को अगर मूल नक्षत्र पड़ता है तो थर्सडे को कृत्तिका नक्षत्र, फ्राइडे को रोहिणी नक्षत्र, सैटरडे को हस्त नक्षत्र अगर पड़ता है तो ये यमगंटक योग कहलाता है। इस दिन कोई भी नया काम करने से आप बचे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट योग होता है, जैसे कि पंचक योग है। पंचक योग का मतलब है पंचक, यानी कि अगर इस दिन आपने कोई कार्य करा तो ये लगभग 5 दिन तक होगा, और ये 5 नक्षत्रों के लिए भी है, इसलिए भी इसे पंचक कहते हैं। इनमें ये धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और रेवती, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नक्षत्रों के हिसाब से इस समय पे यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो पंचक योग कहलाता है, और ये लगभग 5 लोग इसको करते हैं साथ-साथ में, इसलिए इसे पंचक योग कहता है। अब इसके बाद बात करते हैं रोल इन इसका हॉरोस्कोप में, यानी कि ज्योतिष में जो हमारी कुंडली है उसमें इसका क्या रोल है। तो बिना आपके पंचांग के आपका एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानी जा सकती, बल्कि जो हॉरोस्कोप बनता है हमारा, यानी कि जो कुंडली हम बनाते हैं वो सारी की सारी आपकी इसी के द्वारा बनती है। और अगर आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना है तो आपके पास इसके बारे में पंचांग का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। और डेली भी इनफैक्ट कई लोग जो है वो जन्म कुंडली ना देख करके नॉर्मल अगर डेली हॉरोस्कोप देखते हैं उसके द्वारा भी वो पंचांग को मतलब बताते रहते हैं। तो डेली हॉरोस्कोप के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक मित्र हैं वो भी केवल पंचांग के हिसाब से काफी सारी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। जैसे वो शेयर मार्केट में अपना पैसा वगैरह उसके हिसाब से डिसीजन लगाते हैं तो उनको काफी प्रॉफिट होता है। तो उस चीज के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर पे भी आपका ये पंचांग यूज होता है। तो एक रिकैप आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 अंग होते हैं इसके, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही आप जो है मतलब जान सकते हैं कि क्या आपका मुहूर्त वगैरह आएगा, और उसके हिसाब से अगर आप जिस डिसीजंस लेते हैं तो आपका मतलब कोई भी कार्य को सफलता में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। और इसकी इम्पोर्टेंस जो पंचांग की है तो वो तो एक्यूरेट जो आपको रीडिंग करनी है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पंचांग के बारे में नॉलेज हो। और इसे अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर यूज करते हैं तो ये काफी ज्यादा आपके कोई भी जो रिचुअल्स हैं और कोई भी ऑस्पिशियस आप टाइमिंग निकालना चाहते हैं वो सारी की सारी पंचांग के बिना नहीं हो सकती। अतएव पंचांग का यूज आपको करना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ करें। तो इस तरह से हमारा पंचांग का जो है वो आ गया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं जल्दी इसकी लाइव क्लासेस सैटरडे और संडे को दूंगा। तो आप वहां पर पे कोई भी आपके डाउट्स हैं तो उसको आप इसमें पूछ सकते हैं। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो काल के बारे में पढ़ाया है, मैंने आपको पंचांग के बारे में पढ़ाया है, और इवन ज्योतिष के बारे में पढ़ाया है कि ज्योतिष क्या है। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और ये मेरे कुछ लेक्चर्स हो रहे थे तो उन लेक्चर्स में हमने जो पंचांग की क्लासेस वगैरह ली थी कुछ स्कूलों में जाकर के, तो वहां पर पे के ये कुछ फोटो हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये क्या कैसे किया जाता है। ये कुछ फीडबैक वगैरह भी दे रहे थे हमें स्टूडेंट्स लोग, तो वहां से हमने मतलब इसको काफी चीजें इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो ये हमारा पंचांग का परिचय आ गया। तो दोस्तों ये तो हो गया पंचांग परिचय। अब मैं आपको थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीजें और बताता हूँ। इसे कहते हैं भव चक्र। अगर भव चक्र से पहले मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है स्कोप। तो इसके द्वारा मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने वैसे रिकॉर्ड कर रखा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपका पूरा का पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में हमारे ये जो ग्रह हैं वो हैं। तो इसमें जैसे हम तो अपनी प्यारी अर्थ में रहते हैं, पर अर्थ के पास में ये हमारा मून है।
ये वीनस है और ये मरकरी है। ठीक है, तो ये हो गए इनर प्लैनेट जो कि हमारे अर्थ से अंदर की ओर है सन के। इसके अलावा हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे ये वीनस आया, ये अर्थ आया, वो मरकरी है। ये मैं जैसे जैसे घुमाते जा रहा हूँ वैसे वैसे ये घूम रहे हैं। ये आपका मार्स आया, मार्स हमारे आउटर है अर्थ से। अब मैं थोड़ा बाहर की ओर को आते जा रहा हूँ अर्थ से, तो हमारा ये मार्स दिखने लगा। फिर ये जो आपको दिख रही है, ये इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट को अगर हम पार करते हैं तो फिर हमारा आता है जुपिटर, और जुपिटर से भी बाहर की कक्षा में आपका जो है वो है सैटर्न। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो ये लगभग इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये प्योर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, पहली बात। दूसरा, ये और बाहर के ग्रह हैं जिनमें आपका यूरेनस आता है, आपका प्लूटो। प्लूटो को तो अभी साइंटिस्टों ने ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया, यानी कि ये प्लैनेट है भी नहीं, मान ही नहीं रहे। इसके अलावा एक आपका नेपच्यून आता है। तो इस तरह से ये हमारा सोलर सिस्टम है। ये मतलब रियल का सिमुलेशन है, तो ये मतलब वास्तव में मतलब पूरा का पूरा वो बताता है। अब इसमें आप जो गौर करने वाली बात है, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो 9 ग्रह हैं, इवन ये प्लूटो और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको पॉज करता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टार्स जैसे, ये हमारी कॉन्स्टिलेशंस है। ये सारी की सारी जो है ये हमारी कॉन्स्टिलेशंस है। कॉन्स्टिलेशंस मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये हमारा फिक्स है, यानी कि क्योंकि स्टार्स जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो सन है, सन से जो लाइट आती है उसको आने में 8.5 मिनट 8 मिनट 24 या 26 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तब वो हमारे ग्रह तक आ पाती है, मतलब हमारे अर्थ तक आ पाती है। और दूसरी बात क्या है कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो है हमारा सूर्य है अर्थ से। उसके बाद का जो सेकंड सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट अर्थ से आता है वो आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी से हमारी अर्थ तक आने में जो समय लगता है वो लगता है लगभग 2.5 साल। तो आप लगा सकते हैं कि बाकी के जो मतलब ऑब्वियसली बात है, वहां से लाइट ट्रेवल करके आ रही है तो लाइट की स्पीड से आएगी। लाइट की स्पीड होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। यानी कि अगर अर्थ में मैंने अभी 1 सेकंड के लिए टॉर्च चलाया तो वो 5 चक्कर लगा देगी, इतनी तेज स्पीड होती है लाइट की। और तब भी 8.5 मिनट के आसपास उसको लगता है सूर्य से आने में। उसके बाद का जो दूसरा नियरेस्ट स्टार आता है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और वहां से आने में लाइट को 2.5 साल लग जाते हैं। तो आप लगा लीजिए कि ये जो आकाश में जो हमें तारे दिखते हैं, तो ये करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों मील दूर है, और वहां से प्रकाश आने में बहुत समय लगता है, मतलब सालों लग जाता है, क्योंकि पहला ही जो स्टार है वो ही जब 2.5 साल दूर है। तो ये जो हमारे ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, इनकी जो लाइट आ रही है, ये चूंकि हमारे से बहुत दूर है तो ये लगभग फिक्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ा नक्षत्र। नक्षत्र का मैं अक्षत्र अगर मैं कहता हूं तो यानी कि जो टूट सकता है, और उसमें अगर 9 लग गया इसका मतलब ये कभी टूट नहीं सकता, यानी कि ये वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। यानी कि ये जो आपके स्टार्स दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनकी दूरियां कई हजारों लाखों साल बाद जाके चेंज होती है। तो इस चीज को कहा जाता है, इसलिए इनको कहते हैं नक्षत्र। और ये नक्षत्र लगभग फिक्स रहता है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा एक मतलब अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान करके चलते हैं इस पूरे के पूरे फील्ड में। और तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये देखिए प्लेन जो है इसका बिल्कुल सेम प्लेन में है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये जो है ये हमारे सेम प्लेन में है। मेरा ये जो वीडियो दिखाने का मकसद है वो ये है कि आपको जो दिख रहा है ये लगभग लगभग एक ही प्लेन में आपका हो रहा है। पूरा का पूरा में नहीं दिख रहा है, हम केवल इतने में देख रहे हैं, क्योंकि ये 3D इमेज है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसके द्वारा ही हम भव चक्र यानी कि जोडियक व्हील को समझेंगे। इसके द्वारा ही हम जोडियक व्हील के बारे में समझेंगे। ये हमारी अर्थ आई, ये हमारा मरकरी आया, ये वीनस आया, ये तो इनर प्लैनेट्स हैं, ये मार्स है, ये आउटर हो गया। इसके बाद आपका फिर ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसको हम लेते नहीं है, फिर जुपिटर आएगा, फिर लास्ट में हमारा सैटर्न आएगा।
तो जनरली हम इतने ही लेते हैं, प्लस राहु और केतु लेते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। ठीक है, और ये मैं मूव करा रहा हूं, तो जैसे जैसे ये मूव हो रहा है तो उस हिसाब से बाकी प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो मैं दूसरी वीडियो दिखाना चाहता हूं वो है भौचक्र यानी कि ज़ोडिएक व्हील के बारे में। तो अब ये आप गौर कीजिए, तो देखिए ये हमारी अर्थ है, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी अर्थ से, तो हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ फिक्स है। यद्यपि अर्थ मूव कर रही है ये हमें पता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम अर्थ में बैठे हैं, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम अर्थ को स्टेशनरी मानेंगे, यानी कि रुकी हुई मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ आई। ये अर्थ जो है थोड़ा सा झुकी हुई होती है, तो ये जो झुकी होती है ये 23 पॉइंट मतलब लगभग 23.27 या मतलब 23.5 डिग्री के आसपास में ये झुकी रहती है अर्थ, जैसे आपने ग्लोब वगैरह देखा होगा। अब ये जो पथ आ रहा है, ये पहले ये वाला प्लेन आया, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो प्लेन है दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटर आया, जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ का ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे के हिस्से को साउथ पोल। तो ये जो आया ये आया इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास का जो ये इतना बड़ा मैंने कर दिया, अब ये कितना बड़ा किया, तो ये मैंने किया 10,000 लाइट ईयर्स का, यानी कि 10,000 लाइट ईयर्स का ये मेरा सर्कल है, का ये प्लेन है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 10,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मतलब मतलब 10,000 साल में जितनी लाइट चलती है उतने को लिया। क्यों लिया अभी मैं इसको भी समझाऊंगा। अच्छा, और ये जो है इसे हम कहते हैं कांति वृत्त हिंदी में। ठीक है, कांति वृत्त का मतलब होता है कि वो पाथ जिस पर कि सन हमारा मूव करेगा, घूमती अर्थ है, लेकिन अगेन मैं क्योंकि हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान रहे हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, क्योंकि उसके सापेक्ष देख रहे हैं, तो इसमें आपकी सन मूव करता है। ठीक है, ये हमारा मानना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस थोड़ी आसान करनी है, तो ये मूव करता है। और ये जो एंगल रहता है ये है हमारा 23.5 डिग्री, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो बेंड है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांति वृत्त। ठीक है, और ये हो गया इक्वेटर। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ये आपका इस तरह से आपका ये मूव कर रहे हैं, और मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि ये भी, अब ये मैंने 10,000 लाइट ईयर्स का लिया, तो ये भी जो है ये भी 10,000 लाइट ईयर्स का ये वृत्त है, यानी कि ये वृत्त मतलब सर्कल या इलिप्स है, वैसे ये इलिप्टिकल है। तो ये 10,000 लाइट ईयर्स का ये भी हमारा सर्कल है, और इसी के पाथ में हमारे बाकी जो ग्रह हैं इंपॉर्टेंट, जो हम 7 ग्रह को मानते हैं, वो मूव करता है। वो 7 ग्रह क्या क्या है, तो वो 7 ग्रह है आपका मून, दूसरा है आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है, तो इसके हिसाब से करते हैं। अभी राहु केतु के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एस्ट्रोनॉमिकली हम इस तरह की परिकल्पना करते हैं वैदिक ज्योतिष में, जिसके द्वारा कि आप कुंडली बना पाएंगे। तो ये जो है इसी में मूव करते हैं। ये मैंने आपको पिछली जो वीडियो दिखाई थी उसमें भी ये चीज निकल के आई थी। तो इसी में आपका ये सन आ गया, ऐसे ही ये आपका मून आ गया, ये आपका मार्स होगा, ये वीनस होगा, ये सारे के सारे मूव करते हैं। ये सैटर्न आ गया, ये जुपिटर होगा, इस तरह से ये मूव करता है। और इस अप्रोच को हम कहते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक इसलिए कहा, अब ये वैसी वाली फिगर है जो उसमें देखी थी, ये मैंने उसी की एक फोटो वगैरह लगाई है, वो एक्चुअल फिगर थी जो मैंने आपको सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर में दिखाई थी। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अब ये जो है ये बिल्कुल प्योर इसी पथ को, बाकी के जो ग्रह हैं बिल्कुल प्योर इसी पथ को यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लगभग 8 या 9 डिग्री इधर को रहते हैं और 8 या 9 डिग्री इधर को रहते हैं। तो ये टोटल 18 डिग्री की एक बेल्ट है। जैसे बेल्ट होती है ना हमारी, जो हम या पैंट कसने के लिए पहनते हैं, वैसी ही एक बेल्ट है जिसमें कि हमारे ये 9 के 9 प्लैनेट्स, मतलब इंक्लूडिंग राहु एंड केतु,
also moves in this belt only and this belt is called zodiac belt। अभी ये वीडियो में आपको थोड़ा आगे भी दिखेगा कि वो zodiac बेल्ट कैसी है। तो ये 8 डिग्री इस ये प्योर पथ है आपका सन का, सन से 8 डिग्री थोड़ा सा नीचे और 8 डिग्री ऊपर, यहां तक। देखिए ये पूरा होता तो ये 180 होता, ये यहां से लेके यहां तक 180 होता, ऐसे ये यहां से यहां तक 180 होता। तो ये लेकिन ये कितना है, ये आपका 8 डिग्री की हम लेंगे। तो ये जैसे ये देखिए, तो ये हमने एक बेल्ट ले ली और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं जोडियक व्हील। और ये पूरी इसको हिंदी में कहते हैं भौचक्र और इंग्लिश में कहते हैं द जोडियक। जोडियक क्यों कहा, क्योंकि इसी में सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। और ये जो बेल्ट ली है इसमें आपके ऑस्टिलेशन है, यानी कि नक्षत्र है, जो कि कभी मूव नहीं करते, यानी कि वो करोड़ों करोड़ों साल में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, क्योंकि वो दूर बहुत है। या मूव तो हर चीज कर रही है ब्रह्मांड में, लेकिन चूंकि हम अर्थ से देख रहे हैं और वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, तो वो हमें लगेगा कि बिल्कुल नजदीक है। तो ये आपके आ गए नक्षत्र। और ये टोटल नक्षत्र जो इस बेल्ट में आते हैं ये हैं आपके 27 नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु, इस तरीके से आपके 27 नक्षत्र हैं। और इनकी जैसे अश्विनी वो थोड़ा घोड़े जैसा दिखेगा तो इसलिए उसको अश्विनी नक्षत्र कहा, भरणी कहा, फिर उस तरह से हमारे वैदिक ऋषियों ने उसको उनका नाम दिया गया है। तो ये आपकी जोडियक व्हील है, जिसके आधार पर पे कि हम पूरा का पूरा मानते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये फिक्स रहता है, ये जो व्हील है कांतिवृत्त, इसमें जो ये जो बन के आ रहे हैं ये स्टार्स, इसलिए ही भी मैंने जो आपसे कहा कि 10,000 लाइट ईयर का लिया, क्योंकि स्टार्स इतनी दूर से आ रहे हैं, यानी कि स्टार अर्थ से लगभग 10,000 साल 10,000 लाइट ईयर दूर है। तो ये जो है मतलब 10,000 साल पहले जो लाइट आ रही है वो यहाँ पलटी है, इसका मतलब ये होता है कि ये उस हिसाब से हमने ये जोडियक व्हील लिया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, दिस इज कॉल्ड द जोडियक व्हील। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।